स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ मानव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ने से पहले ऑथर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अल्फोंसो डॉडेन। देखिए, इस स्टोरी का जो लेखक है उनका नाम है अल्फोंसो डॉडेन। इनका जन्म 1840 में होता है और 1897 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और साथ ही साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। द लास्ट लेसन ये स्टोरी उन दिनों लिखी जाती है जब फ्रैंको पर्शियन वार चल रही होती है, यानी कि 1870 से 1871 के बीच की ये बात है। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था और दूसरी ओर पर्शिया, जिसे आज हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग के रूप में देखते हैं। जब इस युद्ध का अंत होता है तो इस युद्ध में पर्शिया की जीत होती है और फ्रांस हार जाता है। जब फ्रांस हार जाता है तो उसके दो जिले एल्सेक और लॉरेन, ये दोनों जिले पर्शिया के कब्जे में चली जाती हैं। अब इस पर फ्रांस का हक नहीं रहता है और ये पर्शिया के कानून के हिसाब से चलने लगती है। जब अल्सेक और लॉरेन ये दो जिले पर्शिया के हाथ में चली जाती है तो वहाँ पर क्या कुछ परिवर्तन होता है वहाँ के स्कूलों में, ये देखने के लिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे। I started for school very late that morning and was in great dread of his scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. देखिए, यहाँ पर आज जो आया हुआ है ये हमारे प्रोटोगोनिस्ट यानी कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर फ्रांच के लिए आया हुआ है। और फ्रांच एक लड़का है जो कि स्कूल में पढ़ता है और आज उसे स्कूल जाने में लेट हो गई है। वो घर से जैसे ही निकलता है रास्ते में वो ये सोचते हुए जा रहा है कि आज उसे स्कूल में एम हेमल सर बहुत ही डांटेंगे। न सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल जाने में देर हो गया है, बल्कि एम हेमल सर उन लोगों को पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए हुए होते हैं जिसमें फ्रांच को पार्टिसिपल्स का पी भी पता नहीं है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। फ्रांच कहता है कि कुछ देर के लिए उसे लगता है कि स्कूल जाने से अच्छा है कि वह स्कूल के बाहर ही दिन को बिता दे। इट वॉज सो वार्म, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. फ्रेंच कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और पक्षियाँ पेड़ों पर बैठी हुई है और चहचहा रही है। दूर में एक सॉ मिल है, यानी कि एक लकड़ी का मिल है, जिसके ठीक पीछे के मैदान में पर्शियन सोल्जर जो है वो लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। वो सोचता है कि आज स्कूल में जाकर पार्टिसिपल्स के रूल को याद सुनाने से बहुत अच्छा है इन सारे चीज़ों में दिन को बिताना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ स्कूल। लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं, उसे आज स्कूल जाना चाहिए और वह स्कूल चला जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. फ्रांच जैसे ही टाउन हॉल को पार करता है उसे बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ दिखाई देती है। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping,
व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। फ्रेंच कहता है कि जब वो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ को देखता है तो वो सोचने लगता है कि पिछले 2 साल से जो कुछ भी न्यूज़ आया है इस बुलेटिन बोर्ड पर, वो सब कुछ फ्रांस के खिलाफ ही गया है। यानी कभी सुनने को मिलता है कि आज फ्रांस बैटल में यानी युद्ध में हार गया है, कभी सुनने मिलता है कि नए कमांडिंग ऑफिसर आए हैं जो नए कानून लाए हैं, तो कभी और कुछ। तो आज फ्रांस सोचता है कि आज कौन सा अलग बात होगा, और ये सोचकर वो रुकता नहीं है, वो आगे की ओर निकल पड़ता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." तभी वहाँ पर एक लोहार जिसका नाम वाचर है, वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा होता है और अपने साथ उसके सहकर्मी भी होते हैं। तभी वो कहता है कि ए लड़के, इतना तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? अभी तो स्कूल जाने में बहुत समय बचे हुए हैं। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए मैं वहाँ पर रुका नहीं और बहुत तेज़ी से स्कूल पहुँचा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands, over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अक्सर जब हम लोग स्कूल पहुंचते हैं तो दूर से ही हमें स्कूल के अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कभी बच्चों का शोरगुल, कभी बेंच की आवाज़, तो कभी टीचर का टेबल में छड़ी का पटकना। ये आवाज़ बाहर से ही सुनने को मिलती है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज ये सब शांत है। I had counted on the commotion to get my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. फ्रांच कहता है कि मैं दूसरा दिन ऐसे ही चुपके से क्लास के अंदर चला जाता हूँ और किसी को पता भी नहीं लगता है कि मैं लेट से स्कूल पहुँचा हूँ। लेकिन आज कुछ अलग है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल मैं संडे मॉर्निंग को आ गया हूँ। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो मैंने खिड़की से देखा तो पाया कि मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं वो सभी रूम के अंदर बैठे हुए हैं और एम हैमिल सर अपने हाथ में छड़ी को दबाए ऊपर से नीचे की ओर राउंड लगा रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। बस मुझे इतना करना था कि दरवाज़ा को धक्का लगाना था और सभी के सामने से अंदर घुसना था। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था और कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और एम हैमिल सर मुझे देखते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच, जाओ अपने सीट में बैठो, अभी हम लोग शुरू करने वाले थे तुमको छोड़कर ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं झट से अपनी जगह में जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट,
Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days? फ्रेंच कहता है कि मैं जल्दी से जाकर अपने बेंच में बैठ जाता हूँ और गौर से देखने पर मुझे लगता है कि आज हमारे जो एम हेमल सर हैं वो कुछ अलग ही तरह के ड्रेस पहने हुए हैं। वो आज ग्रीन कोट पहने हुए हैं और सर में ब्लैक सिल्क कैप लगाए हुए हैं, जो कि आम तौर पर वो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा ड्रेस वो तभी पहनते हैं जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन आने वाला होता है या स्कूल में कोई ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें प्राइज वितरण करनी होती है। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. लेकिन आज जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि जब मैं पीछे घूमकर अपने पीछे के बेंच को देखा तो मैंने पाया कि आज पीछे के बेंच जिसमें बच्चे कभी नहीं बैठते थे उन पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉसर्स तीन कोन वाला टोपी पहने हुए थे, उनके साथ आगे के मेयर, आगे के पोस्टमास्टर जो कि अभी रिटायर कर गए हैं वे लोग साथ में बैठे हुए थे और साथ ही साथ गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page। हो रहा कि मेरे देखने पर मुझे पता चलता है कि सभी उदास बैठे हुए हैं। जो हॉसर हैं वो लोग अपने साथ ओल्ड प्राइमर यानी कि एक तरह की किताब होती है कि जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की जो किताबें होती हैं ठीक उसी तरह ये ओल्ड प्राइमर फ्रांस की बेसिक नॉलेज की किताब है जो फ्रेंच सीखने के लिए काम आती है। तो ये सभी अपने हाथ में लिए हुए होते हैं और इसे खोलकर पढ़ रहे होते हैं। When I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair। जब मैं इन चीज़ों को देख ही रहा था तो मैंने देखा कि एम हेमल सर अपने चेयर में जाकर बैठते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन which he had used to me, said, My children, this is the last lesson I shall give you। तभी वो कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। वो कहते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेक और लॉरेन जिलों के जो स्कूल हैं इन स्कूलों में अब जर्मन की पढ़ाई होगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नए टीचर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वो कहते हैं कि आज तुम लोगों का ये लास्ट फ्रेंच लेसन है और आज के बाद फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बड़े ध्यान से मुझे सुनो। What a thunderclap these words were to me। फ्रेंच कहता है कि जैसे ही ये बात मेरे कानों में आती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिजली कौंध उठी हो। ओह द रेट्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तभी फ्रेंच सोचता है तो अच्छा यही न्यूज़ था जो कि बुलेटिन बोर्ड पर वो सभी पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन
Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds, eggs, or going sliding on the shore. फ्रेंच चिंतित होकर सोचने लगता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। अभी तो मैं थोड़ा बहुत लिखने ही सीखा हूँ। आज के बाद मैं फिर कभी फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा। वह दुखी होता है इस बात को लेकर कि वह जिस समय पढ़ाई स्कूल में हो रही होती थी तो ये बाहर में घूम घूम कर बर्ड्स के एग्स को देखता था, स्लाइडिंग में जाकर स्लाइड करता था और दिन को ऐसे ही बिता देता था। My books that had seemed such innocence a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. वो सोचता है कि मेरे किताब, जो मेरे ग्रामर के बुक, जो मेरे हिस्ट्री की किताब, जो कल तक मुझे भारी लगते थे ढोने में, मैं इन सारे चीज़ों को कैसे छोड़ सकता हूँ। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। और सबसे दुख की बात है कि हमारे एम हेमल सर जो हम लोगों को छोड़कर चले जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। जब फ्रांच को ये बात पता लगती है कि अब एम हेमल सर चले जाएंगे तो इस बात से वो काफ़ी दुखी होता है। वो आज भूल चुका है कि एम हेमल सर काफ़ी मारते हैं। आज वो ये भूल चुका है कि एम हेमल सर बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. फ्रेंच कहता है कि इसीलिए आज हमारे सर नए कपड़े पहन के आए हैं जो कि वो संडे को पहनते हैं। यहाँ पर संडे क्लॉथ्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब एम हेमल सर संडे में चर्च में जाते हैं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं और ठीक उसी तरह का कपड़ा आज वो पहन के आए हैं। तो फ्रेंच कहता है कि अब मुझे सारी बात समझ में आ गई कि क्यों हमारे एम हेमल सर नए कपड़े पहने हुए हैं और गांव के सभी लोग क्यों आज हमारे क्लास के पीछे वाले बेंच में बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more. फ्रांस सोचता है कि आज जो ये गांव के लोग आए हुए हैं ये एम हेमल सर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं जिसने अपना 40 साल बहुत ही ईमानदारी से अपने काम के प्रति दिया है। आज ये सारे लोग उनको उनके द्वारा किए गए काम के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite. ये मेरी बारी थी कि अब मुझे पढ़ना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, all through very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. फ्रेंच कहता है कि मुझे जब पढ़ने के लिए कहा गया तो मुझे बिना किसी मिस्टेक के पढ़ना था, लेकिन मैं पहला ही वर्ड से मिस्टेक कर गया और मेरे जो दिल है वो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और मेरा साहस नहीं हो रहा था कि मैं ऊपर की ओर देखूं।
I heard M. Hamel say to me, I will not scold you, little French, you must feel bad enough. तभी हमारे एम हेमल सर कहते हैं कि चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ फ्रांच, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए काफ़ी बुरा फील होना चाहिए. सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, बाह, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. फ्रांच को एम हेमल सर कहते हैं कि फ्रांच, तुम्हें इस बात के लिए काफ़ी दुखी होना चाहिए क्योंकि हम लोग रोज़ कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, और देखो आज किस जगह में हम लोग आ गए हैं. Ah, that's the great trouble with Elsa. She puts off learning till tomorrow. यही सबसे बड़ी खराबी है एल्सा के लोगों की, क्योंकि ये यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. एम हेमल सर कहते हैं कि देखो तुम लोग फ्रेंचमैन कैसे हो जो अपने भाषा को ना तो बोल सकते हो अच्छी तरह से और ना ही लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्व्स विथ. तभी एम हेमल सर कहते हैं कि फ्रांच, इसके लिए तुम लोग सिर्फ दोषी नहीं हो, इसके लिए हम लोग भी दोषी हैं. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills, so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? एम हेमल सर कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें उतने ही दोषी हैं. क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें काम करने के लिए खेतों में, मिलों में नहीं भेज देते थे ताकि उन लोगों को कुछ पैसे मिले? और मैं जब पढ़ने का समय होता था उस समय कभी कभार मैं तुम लोगों को मेरे फूल के पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था. और कभी कभी जब मुझे मछली पकड़ने का मन होता था तो उस समय मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तब एम हेमल सर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. वो कहते हैं ये दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज है, सबसे साफ़ सुथरी लैंग्वेज है, बहुत ही तार्किक लैंग्वेज है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है और बोल सकता है. हमें अपनी भाषा को बचा के रखना चाहिए, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश या कोई भी राज्य जब कभी गुलाम हो जाता है तो उस गुलामी के जंजीर से निकलने का एकमात्र अगर कोई चाबी है तो वह है उसकी भाषा पे पकड़. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it.
All he said seemed so easy. I think to that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. तभी एम हेमल सर ग्रामर की किताब निकालते हैं और हम लोगों को ग्रामर पढ़ाने शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही आश्चर्य था कि मुझे इतनी सुंदर तरीके से बातें समझ में आ रही थी। वो जो पाठ एम हेमल सर हम लोगों को पढ़ा रहे थे बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ रही थी। मैं सोचने लगा कि शायद मैंने कभी भी ध्यान से उनकी बातों को नहीं सुना और शायद सर भी इतने धैर्य के साथ कभी हम लोगों को नहीं समझाएं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे सर जाते जाते वो सब कुछ हमें देना चाहते थे जो उनके पास है। वो ऐसी चेष्टा कर रहे थे कि वो एक बार में ही हम लोगों को सारा कुछ हमारे दिमाग में घुसा दे। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. ग्रामर की पढ़ाई के बाद एम हेमल सर हम लोगों को लिखाना शुरू करते हैं और आज वे हम सभी बच्चों के लिए नए कॉपी लाए हैं और उन नए कॉपी में लिखा हुआ है फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, जो छोटे छोटे झंडों की तरह लग रही थी हमारे क्लासरूम के अंदर और हमारे बेंचों में लगा हुआ रॉड पर ये टंगा हुआ था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. As if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? फ्रेंच कहता है कि उस दिन क्लास में बहुत ही शांति छाई हुई थी। सब कोई अपने कामों में लगे हुए थे। सिर्फ अगर क्लास में किसी तरह की आवाज़ आ रही थी तो वो थी हमारे पेन की, जो कि पेपर पे लिखते हुए आवाज़ आ रही थी। तभी क्या होता है कि एक बीटल्स हमारे क्लासरूम के अंदर आ जाता है, लेकिन उस दिन उस बीटल्स पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि क्लास का सबसे छोटा बच्चा, जो कि एक ड्राइंग बनाने पर लगा हुआ है फिश हुक्स का, क्लास के छत के ऊपर कबूतर गुटुरगु कर रहे हैं। मैं सोचने लगा कि क्या इन लोगों को भी जर्मन में गाने के लिए सिखाया जाएगा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. फैंसी। फ्रेंच कहता है कि जब वो लिख रहा था, लिखते लिखते वो एम हेमल सर को एक बार करके देख रहा था। उसने देखा कि एम हेमल सर बिना हिले डुले अपने चेयर पर बैठे हुए हैं और उस स्कूल के क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं उनको बारी बारी से देख रहे हैं। वो सभी चीज़ें आकर्षक लग रही है। For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him.
Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hobvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. पिछले 40 सालों से एम हेमल सर इसी स्कूल में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने हर एक चीज़ को छोटे से बड़े होते हुए देखा है। ठीक उनके क्लासरूम के सामने छोटा सा बगीचा, जिसमें न जाने उसने कितने सारे पौधे लगाए हैं और वो पौधे अभी बड़े हो गए हैं। क्लास के जो डेस्क और बेंचेस हैं वो भी स्मूथ हो गए हैं। वो अखरोट का पेड़ जो उनके गार्डन में लगा हुआ है वो भी बहुत लंबा हो चुका है। उनके द्वारा लगाया गया वो लत वाला पौधा वो भी उनसे दोगुना बड़ा हो गया है, जो सीधे छत पर जाकर टिका हुआ है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. ये सब चीज़ों को देखते हुए उनका दिल टूट रहा था। बेचारा एम हेमल सर। तभी उनको उनके सिस्टर के द्वारा बैग पैकिंग का आवाज़ सुनाई मिल रहा है और वो सोचते हैं कि कल ही उन लोगों को ये देश छोड़कर चले जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. लेकिन एम हेमल सर पूरे लास्ट तक क्लास को लेते हैं और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग कुछ राइटिंग लिखते हैं, वो भी हिस्ट्री का, और बच्चे क्लास के बा बे बी बो बू इस तरह से गाना गाते हैं। और जो ओल्ड हॉसर्स हैं वे भी इन सारी चीज़ों को दोहरा रहे होते हैं और ये सारी दृश्य फनी होता है। हम लोग हंसने और रोने दोनों ही चाहते हैं। मुझे आज भी वो लेसन पूरी तरह से याद है। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Persian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. एकाएक चर्च की घंटी में 12 बजती है और फिर एंजलस की। उसी समय पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल करके वापस आ रहे होते हैं और उनके ट्रम्पट बजते हैं। एम हेमल सर अपने चेयर से उठ जाते हैं और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैंने आज तक एम हेमल सर को इतने लंबे होते कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, सेड ही, I but something choked him, he could not go on. एम हेमल सर कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर वो मैं कहकर रुक जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके गले में कुछ फंस गया हो और वो बोल नहीं पाते हैं। Then he turned to the blackboards, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं और एक चौक का टुकड़ा लेकर बोर्ड पर जितना बड़ा हो सके वो लिखते हैं, Vive la France. इसका मतलब
कि फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. उसके बाद एम हेमल सर रुक जाते हैं और अपने सर को दीवार पर टिकाकर इशारा करते हैं और वो इशारा में कहना चाहते हैं कि स्कूल समाप्त हुआ, अब आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इस स्टोरी का एक बहुत ही बड़ा संदेश है हम सभी को। ये स्टोरी हमें ये बतलाती है कि हमें समय के रहते ही हर काम को कर लेना चाहिए। अगर सही समय पर हम अगर सही काम को नहीं करते हैं तो फिर समय के जाने के बाद हमें पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए एक इंग्लिश में कहावत है, ए डॉक्टर कम्स आफ्टर द पेशेंट इज राइट। अब पछतावे से का होई जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आपको आपके टेक्स्ट बुक का सारा क्लास मिलता रहे।